बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के 10वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है तरक्की का राज ज़राअत और सनअत। बच्चों, हम इसकी मश्क को देखते हैं जिसमें सबसे पहला सवाल है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। पहला सवाल, काश्तकारी के लिए पाकिस्तान की कुल ज़मीन का रकबा इस्तेमाल किया जाता है 47%, 50% या 40%। इसका जवाब है 47%। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान की देहाती आबादी तकरीबन 50% है, तकरीबन 55% है, तकरीबन 62% है। इसका जवाब है 62%। रबी की फसलें काश्त की जाती हैं मौसम गर्मा में, मौसम सरमा में या मौसम बहार में। इसका जवाब है मौसम सरमा में। पाकिस्तान की बड़ी सनद है स्टील की, तंबाकू की या फर्नीचर की। इसका जवाब है स्टील की। हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स कायम किया गया भारत के इश्तराक से, जापान के इश्तराक से या चीन के इश्तराक से। जिसका जवाब है चीन के इश्तराक से। इस मश्क के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसका मतन के मुताबिक खाली जगह पुर कीजिए। इसमें अलिफ है, पाकिस्तान एक डैश मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क की हैसियत से। सवाल नंबर 2 है, खरीफ की फसलें मौसम डैश में काश्त होती हैं, मौसम गर्मा में। सवाल नंबर 3 है, हमें खामोमाल डैश से मिलता है, ज़राअत से मिलता है। सवाल नंबर 4 है, डैश पाकिस्तान की मईशत के लिए नागुरीज है। इसका जवाब है सनद पाकिस्तान की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सवाल नंबर 5, बीज अब डैश के जरिए बोए जाते हैं, बीज अब मशीनों के जरिए बोए जाते हैं। अब चलते हैं मश्क के तीसरे हिस्से की तरफ जिसमें दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान को ज़रई मुल्क क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। पाकिस्तान की कुल ज़मीन का तकरीबन 47% रकबा काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है और हमारे मुल्क का निज़ाम नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। रबी और खरीफ की फसलों के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका जवाब है कि हमारे मुल्क में बुनियादी तौर पर 2 किस्म की फसलें काश्त की जाती हैं, रबी और खरीफ। रबी की फसलें मौसम सरमा में काश्त होती हैं और खरीफ की फसलें मौसम गर्मा में काश्त की जाती हैं। पाकिस्तान कौन कौन सी ग़ज़ाई अजनास बरामद करता है? पाकिस्तान चावल, गंदम, फल और खाद वगैरह दूसरे ममालिक को बरामद करता है। पाकिस्तान की अहम सनतों के नाम तहरीर करें। इसका जवाब है कि पाकिस्तान में बहुत सी अहम सनतें हैं जिनमें से सूती कपड़े की सनत बहुत अहम है। स्टील, कपड़ा, शक्कर, तंबाकू, कीमियाई खाद और सीमेंट वगैरह भी पाकिस्तान की अहम सनतें हैं। मश्क के चौथे हिस्से में दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर कीजिए। इसका पहला सवाल है कि दुनिया भर में इस वक्त ज़राअत के कौन कौन से जदीद तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जिसका जवाब है दुनिया भर में ज़राअत के लिए जदीद साइंसी तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब बीज हाथों की बजाय मशीनों के ज़रिए बोए जाते हैं और हल चलाने के लिए बैलों की बजाय ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फसलें बोने और काटने के लिए भी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए? इस ज़मन में चंद तजावीज़ पेश कीजिए। पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए चंद दर्ज झैल इक़दामात ज़रूरी हैं। जिसका जवाब है जदीद ज़रई आलात और बीज इस्तेमाल करें ताकि पैदावार बढ़े। पानी की बचत के लिए कतरा कतरा आबाशी और बेहतर नहरी निज़ाम इस्तेमाल करें। किसान को जदीद ज़राअत की तरबियत और तालीम दी जाए। आसान कर्ज़े और ज़रई इंश्योरेंस फराहम करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। मार्केट तक रसाई और फसलों की तनों को यकीनी बनाया जाए। अब चलते हैं इसके अगले हिस्से की तरफ जिसमें लफ्ज़ों का खेल है और दिए गए अल्फाज के जुमले बनाने हैं। जिसका पहला लफ्ज़ है मशीयत। मशीयत का जुमला मुल्क की माशियत मजबूत बनाने के लिए तालीम और सनद दोनों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। दूसरा लफ्ज़ है सनद। पाकिस्तान में सनद के शोबे को तरक्की देने के लिए रोज़गार के मौके बढ़ सकते हैं। तीसरा है ज़राअत। ज़राअत मुल्क की तरक्की का अहम हिस्सा है क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे वाबस्ता हैं। चौथा लफ्ज़ है इजनास। मार्केट में मुख्तलिफ इजनास की कीमतों में रोज़ाना फ़र्क आता रहता है। आगे लफ्ज़ है तलब। मौसम सरमा में गर्म कपड़ों की तलब में इजाफा हो जाता है। लफ्ज़ है जिद्दत।
تعلیم اور تحقیق میں جدت لانے سے ملک ترقی کر سکتا ہے۔ لفظ ہے معاشی، اچھی معاشی پالیسیوں سے ملک کی مالی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ حصہ ہے دیے گئے جملے پڑھیے اور اسم ذات کی اقسام کو ذیل میں الگ الگ تحریر کیجئے۔ اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں ظرف، اس میں مصغر اور اس میں مکبر۔ بچوں اس میں اب کچھ جو یہاں پہ جملے لکھے گئے ہیں ان میں سے آپ نے ایک ایک کر کے ان کو الگ کرنا ہے، جیسا کہ آری کے دندانے تیز ہوتے ہیں، اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں، سورج مشرق سے نکلتا ہے، احمد صبح سے پڑھ رہا ہے، ہوائیں سائیں سائیں کر رہی ہیں، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، اسکول کا گھڑیال بج رہا ہے، گندے کپڑوں کی گٹھری باندھ دو، صندوقچی سے زیور نکال لو۔ اب جو ہمارے سامنے یہ جملے ہیں ان میں سے ہم تلاش کرتے ہیں۔ آری کے دندانے تیز ہوتے ہیں، یہ اس میں اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ اس میں ظرف ہے۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں، یہ بھی اس میں ظرف ہے۔ احمد صبح سے پڑھ رہا ہے، یہ بھی اس میں ظرف ہے۔ ہوائیں سائیں سائیں کرتی ہیں، اس میں صوت ہے۔ بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، اس میں صوت ہے۔ گھوڑا ہنہناتا ہے، اس میں صوت ہے۔ گندے کپڑے کی گٹھری باندھ دو، یہ اس میں مصغر ہے۔ صندوقچی میں سے زیور نکال لو، اس میں مصغر ہے۔ اسکول کا گھڑیال بج رہا ہے، اس میں مکبر ہے۔ اب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔